सुप्रभात, जय श्री श्याम। कोरोना काल में हिस्ट्री की क्लासों से आप सीधे रूबरू हो रहे हैं। हम पढ़ रहे थे पानीपत का तृतीय युद्ध, और पानीपत के तृतीय युद्ध में हमने क्या पढ़ा कि इसके 4 कारण हमने पढ़ लिए थे। जैसे पहला कारण हमने पढ़ा मुग़ल साम्राज्य की दुर्बलता, कि मुग़ल साम्राज्य की दुर्बलता के कारण ही अहमद शाह अब्दाली का भारत की राजनीति में प्रवेश होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि मराठों की जो विदेश नीति थी, उस विदेश नीति के कारण भी अहमद शाह अब्दाली नाराज़ हुआ था। उसके कारण भी उसने पानीपत के तीसरे युद्ध के रूप में भारत के अंदर प्रवेश किया। तीसरा यदि हम कारण पढ़ रहे थे अहमद शाह अब्दाली का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली था वो एक महत्वाकांक्षी शासक था। ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र का भारत के अंदर विस्तार करना चाहता था, या अपने साम्राज्य को ज़्यादा बड़ा रूप में देना चाहता था। तो ये तीसरा कारण भी पढ़ लिया। और चौथा कारण हमने पढ़ा मुग़ल मराठा संधि से अहमद शाह अब्दाली का नाराज़ होना, कि मुग़ल मराठा संधि से भी अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ था, नाराज़ हुआ था। ये इसका सेकंड पार्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? इसका सेकंड पार्ट चल रहा है। तो इसके अंदर यदि हम बात करें तो 5 नंबर पे जो कारण था वो था मुग़ल दरबार में गुटबंदी। मुग़ल दरबार में गुटबंदी 5वां कारण था इसका, मुग़ल दरबार में गुटबंदी। अब मुग़ल दरबार में गुटबंदी क्या थी कि मुग़ल सम्राट की दुर्बलता के कारण दिल्ली दरबार के अंदर 2 गुट बन गए। कितने गुट हैं? 2 गुट बन गए। और उन 2 गुटों की हम बात करें तो एक गुट था भारतीय मुसलमानों का और एक गुट था विदेशी मुसलमानों का। अब भारतीय मुसलमानों ने किसका सहयोग प्राप्त किया? मराठों का सहयोग प्राप्त कर लिया। और जो विदेशी मुसलमान थे उन्होंने किसका सहयोग प्राप्त कर लिया? अहमद शाह अब्दाली का सहयोग प्राप्त कर लिया। इस कारण क्या होगी, इन दोनों में शत्रुताएं वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो ध्यान में क्या रखना है? मुग़ल दरबार में गुटबंदी, और गुटबंदी के अंदर यदि हम बात करें तो ये हरियाणा के अंदर क्या हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसमें मुग़ल दरबार में गुटबंदी के अंदर इसमें क्या बन गए थे? 2 गुट बन गए थे। कितने गुट बन गए थे? 2। एक भारतीय मुसलमानों का, एक इसका भारतीय मुसलमानों का, और एक बन गया था इसमें विदेशी मुसलमानों का। एक गुट किसका बन गया? विदेशी मुसलमानों का। अब जो भारतीय मुसलमान थे इसके पक्ष में कौन आ गए? मराठा आ गए। और विदेशी मुसलमानों के पक्ष में कौन आ गया? अहमद शाह अब्दाली आ गया। कौन आ गया? अहमद शाह अब्दाली आ गया। तो ये समझ गए होंगे, इससे इनके बीच में जो शत्रुता है वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये भी क्या बना था? पानीपत के तृतीय युद्ध का क्या बना था? एक कारण बना था। तो 5 कारण इसके आ गए। और छठे कारण की हम बात करें तो पानीपत के तीसरे युद्ध का जो छठा कारण था वो था भारतीय पठानों की मराठों के प्रति शत्रुता। कि भारतीय जो पठान थे, भारतीय पठानों की मराठों के प्रति शत्रुता, ये भी पानीपत के तीसरे युद्ध का क्या बना था? एक कारण बना था। कि भारतीय जो पठान थे उन्होंने किस प्रकार से मराठों से जो बैर है, जो दुश्मनी है, वो मोल ले ली थी। इसमें यदि हम बात करें कि रुहेलखंड के कौन थे? रुहेले थे। और दोआब के जो पठान थे वो मुग़लों के क्या थे? प्रबल शत्रु थे। किसके शत्रु थे वो? मुग़लों के प्रबल शत्रु थे। और मुग़लों के जो मैत्री संबंध किसने स्थापित कर लिए थे? मराठों ने मैत्री संबंध स्थापित कर लिए थे चौथ कर के माध्यम से। तो मुग़लों के शत्रु होने के कारण अब इनके बीच में क्या होगी? शत्रुता हो गई। यदि हम बात करें कि जब 1750 के अंदर रुहेलों ने मुग़लों को पराजित कर दिया, रुहेलों ने किसको पराजित कर दिया? मुग़लों को पराजित कर दिया। तो मुग़ल वजीर सफदरजंग ने मराठों से रुहेलों के विरुद्ध
सहायता मांग ली। किसने मांग ली? मुगल जो वजीर था सफदरजंग, उसने किसके विरुद्ध सहायता मांग ली? रुहेलों के विरुद्ध। किससे मांग ली? मराठों से मांग ली। अब मराठों से सहायता मांगने के बाद में मराठों ने रुहेलों और पठानों पर, दोनों पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और इस युद्ध में कहते हैं कि 10,000 जो रुहेले, जो पठान थे, वो इसके अंदर मारे गए। और इसके बाद में रुहेलों का जो नेता था नजीब खां, उसने मराठों की शक्ति के दमन के लिए अहमद शाह अब्दाली को कहाँ का न्योता दे दिया? मराठों के विरुद्ध आक्रमण करने का न्योता दे दिया, यानी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने का न्योता दे दिया। तो छठा कारण ये था, ध्यान में क्या रखना कि भारतीय पठानों की मराठों के प्रति शत्रुता कैसी हुई कि जब रुहेलखंड के रुहेलों ने मुगलों को हरा दिया, मुगलों को हराने के बाद में मुगलों का जो वजीर था सफदरजंग, उसने मराठों से सहायता मांग ली। और मराठों ने सहायता किसकी कर दी? मुगलों की सहायता कर दी। और मुगलों की सहायता करके किसके विरुद्ध युद्ध किया? रुहेलों के और पठानों के विरुद्ध युद्ध किया। अब रुहेलों और पठानों को मराठों ने क्या कर दिया? हरा दिया। और उसमें ये बताया जाता है कि 10,000 रुहेले और पठाने मारे गए। इसके बाद रुहेलों का जो मुखिया था, उस मुखिया का नाम, जो नेता था नजीब खां, उसने अहमद शाह अब्दाली को मराठों के विरुद्ध आक्रमण करने का न्योता दे दिया। तो 6 कारण इसके कंप्लीट हो गए। इसके बाद में इसका आता है 7वां कारण। किसका? पानीपत के तीसरे युद्ध का। 7वें कांड की यदि हम बात करें तो अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करना, ये भी इसका एक कारण बना था कि अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण के लिए, भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करना, आमंत्रित करना। आमंत्रित कौन करता है इसको? आमंत्रित की हम बात करें आमंत्रित कौन करता है इसको कि रुहेले आमंत्रित करते हैं, पठान आमंत्रित करते हैं। यदि हम मुख्य रूप से बात करें तो मराठा जो विरोधी शक्तियाँ थीं, उत्तरी भारत की जो मराठों की जो विरोधी शक्तियाँ थीं, वो आमंत्रित करती हैं। किसको आमंत्रित करती हैं? अहमद शाह अब्दाली को। कहाँ पर आमंत्रित करती हैं? मराठों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भारत में आमंत्रित करती हैं। उसमें यदि हम मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से इसमें नाम आता है कि वसी उल्लाह खां। अब वसी उल्लाह खां कौन था? एक धर्मांध मुस्लिम नेता था। वो क्या कहता है? अहमद शाह अब्दाली को कहता है कि भारत के अंदर जो मुस्लिम धर्म है वो खतरे के अंदर है, आप यहाँ पर आओ और मराठों के विरुद्ध क्या करो? संघर्ष करो। इसमें आपकी मदद कौन करेंगे? हम मदद करेंगे आपकी। दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा इसमें नाम आता है कि पंजाब का जो सूबेदार था मीर मन्नू की जो विधवा थी मुगलानी बेगम, वो भी मराठों से परेशान थी, मराठों और मुगलों से। वो भी इसमें क्या करती हैं? आमंत्रित करती हैं। किसको आमंत्रित करती हैं? अहमद शाह अब्दाली को। तीसरे यदि हम बात करें तो तीसरा आमंत्रित करने वाले जो मुख्य थे वो थे रुहेले। रुहेलों का जो मुख्य नेता था वो कौन था? नजीब खां। यानी ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं। किसको आमंत्रित करते हैं? अहमद शाह अब्दाली को भारत के अंदर आमंत्रित करते हैं। इसके बाद में ये इसके 7 कारण हो गए। 8वें कारण की हम बात करें तो 8वां कारण था इसमें अहमद शाह अब्दाली के अभियान भी इसमें 8वां कारण रहा। अहमद शाह अब्दाली के अभियान, अहमद शाह अब्दाली के अभियान। अब अभियान क्या होते हैं? युद्ध से संबंधित, कि भारत में उसने किस प्रकार से क्या किया? भारत पर शासन स्थापित करने के लिए उसने बार बार क्या किया? इस क्षेत्रों में अभियान किया, बार बार दौरे किया, बार बार युद्ध के लिए परिस्थितियाँ पैदा की। उसमें यदि हम बात करें तो जुलाई 1759 के अंदर, कब है? जुलाई 1759 के अंदर अहमद शाह अब्दाली ने
जो उसका जो सेनापति था अहमद शाह अब्दाली का सेनापति कौन था? जहान खां। ध्यान में रखना, इसका सेनापति कौन था? जहान खां। किसका सेनापति है ये? अहमद शाह अब्दाली का। किसका सेनापति है? अहमद शाह अब्दाली का। तो जहान खां को लाहौर पर अधिकार करने के लिए भेजा। जहान खां को कहाँ पर अधिकार करने के लिए भेजा? लाहौर पर अधिकार करने के लिए भेजा। और स्वयं कहाँ पर डेरा, और स्वयं ने कहाँ पर डेरा डाला? पेशावर के अंदर डेरा डाला। फिर जहान खां मराठों के हाथों से पराजित हो गया। फिर दोनों ने मिलकर अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं ने फिर, यदि हम बात करें कि 10 जनवरी 1760 ईस्वी में 10 मील दिल्ली से 10 मील दूर बरारी जो घाटी थी उस पर आक्रमण करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और उसके बाद में फिर पेशवा बालाजी बाजीराव ने क्या किया कि अहमद शाह अब्दाली से बदला लेने के लिए अपने चचेरे भाई को, चचेरा भाई कौन था? सदाशिवराव भाऊ था, उसको किसके विरुद्ध भेज दिया? अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध भेज दिया। अब सदाशिवराव भाऊ और हैं मराठों के, सदाशिवराव भाऊ और इसके अलावा अहमद शाह अली के बीच में क्या होता है? पानीपत का तीसरा युद्ध होता है और उसमें मराठों की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और फिर यदि हम बात करें कि पानीपत के युद्ध में जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, इसमें मराठों की पराजय के क्या कारण थे? ये तो थे पानीपत के तीसरे युद्ध के कारण जो हमने पढ़ लिए। 8 कारण थे इसमें। पहला कारण था मुगल साम्राज्य की दुर्बलता, दूसरा मराठों की विदेश नीति, तीसरा अहमद शाह अब्दाली का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप, 4 नंबर पे मुगल मराठा संधि से अहमद शाह अब्दाली का नाराज होना, फिर मुगल दरबार में किस प्रकार से गुटबंदी बनी, फिर भारतीय पठानों की मराठों के प्रति किस प्रकार से शत्रुता पैदा हुई, फिर अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किस प्रकार किन किन लोगों ने किया, फिर अहमद शाह अब्दाली के अभियान कौन से थे जिन्होंने भारत के अंदर अपनी सत्ता को स्थापित करने या मजबूत करने में भूमिका निभाई। अब हम क्या पढ़ेंगे कि पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय के कारण, या फिर हम कह सकते हैं उससे पहले हम पढ़ सकते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध के जो युद्ध था उसके क्या परिणाम थे, कि उस युद्ध के क्या परिणाम निकले, पानीपत के तीसरे युद्ध के क्या परिणाम निकले। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम उसके बाद में वो पढ़ लेंगे कि मराठों की पराजय के क्या कारण थे। तीसरे युद्ध के परिणाम। अब तीसरे युद्ध के, पानीपत के तीसरे युद्ध के परिणामों की हम बात करें तो इसका जो पहला परिणाम था वो था जन धन की अपार हानि। जन धन की अपार हानि। पानीपत के तीसरे युद्ध में जन धन की क्या हुई थी? अपार हानि हुई थी। नंबर 2 पे यदि हम बात करें तो दूसरा इसमें जो कारण था वो क्या था? मराठों की शक्ति का क्षीण होना यानी कमज़ोर होना। तो पहले ही एक के क्लियर करके चलते हैं कि जन धन की अपार हानि कैसी हुई। जब 2 सेनाओं के बीच में युद्ध होता है तो कोई लाडू तो बटे को नहीं, क्या लाडू बटा है? लाडू तो कोई बटे को नहीं। युद्ध हुए, युद्ध के अंदर आपस में मारकाट हुए और मारकाट के अंदर एक सेनागज का सैनिक है वह विदेशी सेना के अंदर, या फिर कह सकते हैं जो विदेशी आक्रमणकारी है या फिर अपने विरुद्ध जो सेनानायक लड़ रहा है उसके सेनानायकों को, उसके सैनिकों को मारा जाता है। तो मारकाट हुई और मारकाट के अंदर बहुत सारा सैनिक के है मरया, और मरने के सगे सगे अनेक सैनिक क्या हुए थे? घायल भी हुए थे। तो इसमें क्या बताते हैं कि इसमें ज़्यादातर नुकसान किसको हुआ? मराठों को हुआ। जन धन की ज़्यादातर हानि किसको उठानी पड़ी? मराठों को उठानी पड़ी, क्योंकि मराठों की इसमें क्या हुई थी? हार हुई थी। और ये बताया जाता है कि एक इतिहासकार हुआ है प्रोफेसर, उस इतिहासकार का नाम है प्रोफेसर S.R. शर्मा। प्रोफेसर S.R. शर्मा। उसके अनुसार यदि हम बात करें तो पानीपत के तीसरे युद्ध में 28,000 मराठे मारे गए थे। कितने हजार?
28,000 यानी 28,000 मराठे ना वो इस युद्ध में क्या हुए थे, मरे थे। मराठों की क्या हुई थी, 28,000 मराठों की तो मृत्यु हुई। यहाँ तक सीमित नहीं रहा, अब मरने के अलावा जैसे 22,000 मराठों को क्या बनाया गया था, बंदी बनाया गया। 22,000 मराठों सैनिकों को क्या बनाया गया, बंदी बना लिया। किसने बना लिया, अहमद शाह अब्दाली की सेना ने। और घायलों की संख्या की हम बात करें तो घायलों की संख्या भी ज़्यादा थी। इसके अलावा 5,000 लोग बगदड़ के अंदर भी मारे गए। बताए मराठे यानी बगदड़ के कारण मारे गए कि जब सदाशिवराव भाऊ अहमद शाह अब्दाली के हाथों से मारा जाता है, उस समय मराठों के अंदर कोई सेनानायक नहीं रहता। उसके बाद में क्या है, बगदड़ मच जाती है और बगदड़ में 5,000 मराठे मारे जाते हैं। तो जन धन की अपार हानि के अंदर क्या है, प्रोफेसर SR शर्मा के अनुसार 28,000 मराठे मृत्यु को प्राप्त हुए, 22,000 मराठों को बंदी बनाया गया, 5,000 मराठे वो बगदड़ के कारण मारे गए। अब 2 नंबर पॉइंट के अंदर चलते हैं। पहला ये हुआ पानीपत के युद्ध का परिणाम के रूप में। 2 नंबर पे यदि हम बात करें तो मराठों की शक्ति का कमज़ोर होना, मराठों की शक्ति का कमज़ोर होना, मराठों की शक्ति का कमज़ोर होना। अब मराठों की शक्ति की हम बात करें तो मराठों की शक्ति वो किस प्रकार से कमज़ोर हुई कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठे हार जाते हैं। उसके बाद में उनकी शक्ति क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, यानी उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। और यदि हम बात करें तो मराठे हैं वो पानीपत के तीसरे युद्ध से पहले अज्जे माने जाते थे, यानी कोई भी उनको जीते नहीं सकता। लेकिन पानीपत की पराजय के बाद में जो अज्जे माने जाने वाले मराठे, ये विश्वास क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इसके बाद में यदि हम बात करें कि डॉक्टर AL श्रीवास्तव ने एक बात कही है कि मराठा सेनाओं की जो अब तक अज्जे समझे जाने वाली जो भूमिका थी, उस राजनीति का क्या हो गया, यानी वो राजनीति क्या हो गई, अब समाप्त हो गई कि मराठा खुद की भी क्या नहीं कर सकते हैं, रक्षा नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि मराठों की शक्ति क्या होगी, इसके अंदर कमज़ोर होगी, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जीत गए और मराठे हार गए, तो उस कारण मराठों की शक्ति क्या होगी, कमज़ोर होगी। नंबर 3 पे यदि कारण की बात करें तो परिणाम की बात करें तो नंबर 3 में इसमें परिणाम के रूप में मुगल साम्राज्य के पतन का भी मार्ग प्रशस्त हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन का मार्ग, मुगल साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त होना, पतन का मार्ग प्रशस्त होना। अब प्रशस्त कैसे हो गया कि मुगल साम्राज्य का पतन का मार्ग है, यानी प्रशस्त कैसे हो गया, क्योंकि मुगल अपनी सुरक्षा का दायित्व किसको सौंप रखा था, मुगलों ने मराठों को सौंप रखा था। मुगलों की शक्ति तो पहले भी क्या पड़ चुकी थी, कमज़ोर पड़ चुकी थी। इसके कारण उनकी जो शक्तियाँ हैं वो कमज़ोर पड़ चुकी थी। उसके कारण उनके साम्राज्य का पतन का जो मार्ग हो गया था वो एक निश्चित हो गया था कि मुगलों का पतन होना निश्चित है। कि पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात ये बताते हैं कि मुगल साम्राज्य नष्ट होता चला गया, धीरे धीरे क्या होता चला गया, नष्ट होता चला गया। मुगल सम्राट नाम मात्र का सम्राट रह गया। क्या रह गया, जो मुगल सम्राट थे वो सिर्फ क्या रह गए, नाम मात्र के सम्राट रह गए। इसके बाद में यदि हम बात करें कि मराठों की शक्ति का हास्य होने के कारण अंग्रेज़ों ने मुगल दरबार के अंदर अपना प्रभुत्व है वो धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, स्थापित करना शुरू कर दिया। और उसके बाद में कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने मुगल साम्राज्य की जो पतन की जो पृष्ठभूमि है वो इस प्रकार से क्या कर दी, तैयार कर दी।
कि धीरे धीरे अब क्या रह गए, मुगल जो नामात्र के सम्राट रह गए और उसके बाद में इनकी स्थिति है वो धीरे धीरे गिरती गई और दिन प्रतिदिन फिर अंग्रेज़ों ने मुगल साम्राज्य के अंदर अपना हस्तक्षेप है वो भी करना शुरू कर दिया। फिर 4 नंबर पे यदि हम बात करें तो मराठा संघ में एकता की समाप्ति भी हो गई, कि मराठा संघ थे उनमें एकता की भी शक्ति थी वो भी समाप्त हो गई। मराठा संघ की हम बात करें तो मराठा संघ में एकता की समाप्ति, मराठा संघ में एकता की समाप्ति। अब समाप्ति कैसे होगी ये आपको ध्यान ही है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे वो किससे हार चुके थे, अहमद शाह अब्दाली से हार चुके थे। हारने के बाद में उनकी शक्ति क्या हो गई, कमज़ोर हो गई, और शक्ति कमज़ोर होने के बाद में उनकी जो एकता थी वो भी क्या हो गई, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग गई। यदि हम बात करें कि जो शक्तिशाली जो मराठा सरदार थे वो क्या करने लगे, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद में अपनी मनमानी करने लगे। अब मनमानी के बाद में यदि हम बात करें तो मनमानी करने के बाद में वो अपने अपने राज्यों के अंदर अपनी अपनी शक्ति को, अपने अपने राज्यों के अंदर अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने लगे, अपने प्रभाव को बढ़ाने लगे, और इसके फलस्वरूप मराठा संघ की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे क्या होती चली गई, छिन्न भिन्न होती चली गई, यानी कमज़ोर होती चली गई। इसके बाद में रघुनाथ राव उर्फ राघोबा था, उसने पेशवा पद प्राप्त करने के बाद में षड्यंत्रों को जन्म देना भी शुरू कर दिया। इस कारण क्या है, मराठा संघ की जो एकता थी वो क्या हो गई, कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि मराठा जो दरबार थे उसके अंदर गुटबंदी हो गई। गुटबंदी के साथ साथ में अलग अलग जो मराठा सरदार थे वो अपने अलग अलग क्षेत्र में अपने प्रभाव को ज़्यादा बढ़ाने लगे। इस प्रकार से मराठा संघ में एकता की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। और नंबर 5 भी यदि हम बात करें, 5वां कांड, तो अंग्रेज़ों के प्रभुत्व में वृद्धि, या फिर कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के प्रभाव में वृद्धि। अब अंग्रेज़ों के प्रभुत्व में वृद्धि किस प्रकार से हुई कि पानीपत के तीसरे युद्ध के परिणाम के रूप में 5वां इसका कारण है अंग्रेज़ों के प्रभुत्व में वृद्धि। अब अंग्रेज़ों के प्रभुत्व के वृद्धि के बारे में यदि हम बात करें तो मराठा शक्ति क्षीण हो गई। मुगल दरबार के अंदर अब मराठों का स्थान किसने ले लिया, अंग्रेज़ों ने ले लिया, और अंग्रेज़ धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से मुगल दरबार के अंदर अपनी जो भूमिका है उसको मजबूत करने लग गए। मुगल दरबार के अंदर जो अपनी भूमिका थी उसको क्या करने लग गए, मजबूत करने लग गए। इस प्रकार से क्या है, अंग्रेज़ों के प्रभुत्व में भी क्या हुई थी, पानीपत के तीसरे युद्ध में वृद्धि हुई थी। तो ये हमने पढ़ लिए, पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण पढ़ लिए। तृतीय युद्ध के कारण के अलावा पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम भी हमने पढ़ लिए। और अब बचा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार के कारण पढ़ने, मराठों की हार के कारण पढ़ने कि मराठों की पराजय पानीपत के तृतीय युद्ध में किस प्रकार से हुई। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, तीसरी वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।